सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड, या जिसको कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी। आयोनिक बॉन्ड की बात करें या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, ये बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कहाँ बनेगा, चलिए आइए सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की बात करें बेटा, आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मतलब कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा किसके किसके बीच में बेटा? किसी कैटायन के बीच में और किसी एनायन के बीच में। अब कैटायन जानते हैं आप क्या होता है बेटा? कैटायन क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पेशली पॉजिटिव चार्ज जो आयन होगा उसको हम कैटायन बोलेंगे। और एनायन क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उसको हम एनायन बोलते हैं। तो किसी कैटायन और किसी एनायन में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी का नाम क्या दिया गया है बेटा? उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, और इसके अंदर क्या है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब बात यहां पर यह है कि अगर कभी हम किसी दो एटम की बात करें तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से? एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। अब आप देखो बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा मतलब कि किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंप्लीटली दूसरे एक एटम को दे दी जाएंगे, या फिर एक बंच ऑफ एटम को दे दिया जाएगा। जैसा भी कोई सिस्टम होगा वहां पर क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दो एटम्स के बीच में या दो स्पीशीज के बीच में अगर हम बात करें, तब वहां पर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड का बनना कहा जाएगा। तब वहां पर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में ईवी के नाम से भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेटा यहां पर इसको ईवी बता सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, किसी एक एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा और कोई दूसरा एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दोनों ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बताई जाएगी बेटा? 1 बताई जाएगी। दोनों के एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी बेटा? 1 होगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी में कोई साइन नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट ये होगा कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, और अगर कोई एलिमेंट या एटम कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में कमेंट करके बताया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमने देखा कंपाउंड MgO बना, बहुत ही कॉमन कंपाउंड बेटा। MgO और O के बीच में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन होता है। अब जब MgO का फॉर्मेशन होगा तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगा? तो एक तो है अपने पास में बेटा Mg और एक है अपने पास में ऑक्सीजन। पहले हम सबके कॉन्फिगरेशन लिख लें। तो Mg का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, कॉन्फिगरेशन लिखा हमने 2,8,2 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फिगरेशन लिखा हमने 2,6 होगा। अब क्या होगा? मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उनको ये ऑक्सीजन जो है वो गेन कर लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे बेटा मैग्नीशियम ने? 2। इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगी? 2। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे बेटा? 2। इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी बेटा? 2। तो यहां पर दोनों ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बेटा? बराबर है। दोनों ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और मेटल कैटायन का फॉर्मेशन करता है, तो ऑटोमेटिक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, तब वो एनायन का फॉर्मेशन करेगा और उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बताई गई है? 2 बताई गई। और एग्जाम्पल देखे बेटा, जैसे कि एक कंपाउंड बना अपना कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में। अब जब कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनता है तब बेटा इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में CaCl2। अब पहली बात तो एक कंपाउंड का फॉर्मूला आया कैसे? बहुत आसान है, अभी देखते हैं कैसे। पहले हम कैल्शियम और क्लोरीन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, हमने कॉन्फिगरेशन लिखा 2,8,8,2, इस तरह से कॉन्फिगरेशन लिखा। क्लोरीन के पास देखा एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन है 2,8,7। अब कैल्शियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो कैल्शियम क्या करेगा बेटा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। पर क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि अब 2 क्लोरीन के एटम आएंगे कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक एटम एक्सेप्ट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का दूसरा एटम एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कैल्शियम से क्लोरीन के बीच में। तो अब यहां पर भी क्या होगा? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर आपसे पूछे कि जरा बताओ कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बेटा कैल्शियम की? तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बेटा? 2, क्योंकि एक कैल्शियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें बेटा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, क्योंकि एक क्लोरीन का एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अब रही बात इस कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने की, तो बेटा देखिए आप, मैंने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसका फॉर्मूला बना कैसे बेटा? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड नहीं होता है।
आयनिक कंपाउंड कभी मॉलिक्यूल नहीं बनता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को बनाने के लिए तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनाना पड़ेगा, और यहां तो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो आप ये बात दिमाग में लेकर चलेंगे बेटा, कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट डिफाइंड नहीं हो सकता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, और जो वेट निकल करके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मूला वेट बोल सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला कैसे बना होगा बेटा कैल्शियम क्लोराइड के बीच में, तो बेटा हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करना होता है। क्रिस क्रॉस रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखें, जैसे कि हमने देखा बेटा कैल्शियम है, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 2, इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे बेटा 2, तो इस पर आएगा बेटा +2 क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। क्लोरीन की बात करें तो बेटा क्लोरीन पर क्या चार्ज आएगा, -1, क्योंकि एक क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस रूल से चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके वाले चार्ज को यहां पर रखेंगे और इसके वाले चार्ज को यहां पर रखेंगे विदाउट साइन रखेंगे। तो देखिए बेटा क्या होगा, कैल्शियम के ऊपर तो +2 चार्ज दिए, क्लोरीन के बगल में चला जाएगा, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है तो 1 यहां पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, आप देखो बेटा कैल्शियम के पास तो 1 रहेगा और क्लोरीन के पास में 2 रहेगा। इस तरीके से CaCl2 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बता दिया जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा बेटा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पर MgO के बारे में बोलना चाहें, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, तो क्या बोलेंगे बेटा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं बेटा कि मैग्नीशियम जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, Mg पे +2 चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस पर -2 चार्ज आ जाएगा। अब हम यहां पर भी क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, Mg जो होगा इसके नीचे क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा, O के नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो की अगर हम बात करें तो बेटा सिंपलेस्ट रेशियो ऑटोमेटिक इसका क्या बन करके आ जाएगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन करके आ जाएगा MgO। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला का नाम क्या होता है, इसको हम MgO बोल सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट के थ्रू किसी भी कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में उसके फॉर्मूले को बता सकते हैं। इस तरह से क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करके आप आसानी से बता सकते हैं। तो बेटा ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन वाली बात। अब मेन हम बातें देखते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के या किसी आयनिक बॉन्ड के। चलिए आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहला है अपने पास में फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें, बात क्या है बेटा, यहां पर देखें, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बेटा ऐसा क्या है, हार्ड है, जैसे कि आप जानते हैं बेटा नमक होता है, नॉर्मली हम लोग जो नमक खाते हैं वो क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा बेटा नमक क्या होता है, वो क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। नॉर्मल अपने घर पे जो नमक आता है वो तो पाउडर के फॉर्म में होता है, पर एक्चुअल में वो किसी क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। हो सकता है आप लोगों ने उसे क्रिस्टल देखे भी हो। तो कोई आयनिक कंपाउंड जो होता है बेटा वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है कैटायंस का और एनायंस का, जिसको आगे चलकर हम देखेंगे बेटा एक वर्ड होता है लैटिस। लैटिस के वर्ड के हिसाब से अरेंज होता है। इसको अगर हम समझना चाहें तो बेटा आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास में अगर मैं आपको लैटिस बना के बताऊं तो कुछ लैटिस बेटा आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये लैटिस मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, लैटिस कैसा दिखेगा, देखें बेटा आप यहाँ पर ये एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा। अब ये जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाई ना बेटा मैंने, ऐसी स्ट्रक्चर को लैटिस कहा जाता है। लैटिस के अंदर सेंटर एटम जो होगा, सेंटर वाली पोजीशन जो है, यहां पर क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि यहां पर जो होता है वो कैटायन होता है, इसके अगल बगल में एनायन होते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये क्या है, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होने का मतलब क्या है, कैटायन होगा, उसके बगल में एनायन होगा, उसके उधर एनायन होगा, फिर एनायन के बगल में फिर कैटायन होगा। इस तरीके से 3D अरेंजमेंट होता है। तो 3D अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा हार्ड होता है, ये हार्ड होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा NaCl की अगर हम बात करें, NaCl कंपाउंड हार्ड होता है ना बेटा। जैसे हम बात करें बेटा मार्बल की, मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो मार्बल हार्ड होता है। पत्थर जो होता है, जैसे कि हमारे फ्लोर पे जो कैल्शियम कार्बोनेट लगा होता है, मार्बल हो गया, कोटा स्टोन हो गया या ग्रेनाइट हो गया, मैक्सिमम टाइम पे ये क्या होते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। जैसे मार्बल की बात कर रहा हूं तो मार्बल क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो हार्ड होता है, तभी तो हम उसको एज अ फ्लोर यूज कर सकते हैं, तो वो हार्ड नेचर के होते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया बेटा, देखें आप, ब्रिटल। ब्रिटल होने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इस बात को समझें। ब्रिटल होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, ब्रिटलनेस को किस तरह समझें आप। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर आप कभी उस पर चोट करें, मतलब मान लो अगर आपने उसको किसी हैमर से ठोका, आपने मान लीजिए उसको किसी हथौड़े से मारा, तब क्या होगा, वो चूरा चूरा हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब ऐसा बिखरने का मतलब कैसे समझे, जैसे आपने देखा होगा बेटा ग्लास होता है, अगर आप ग्लास पे जोर से हथौड़ा मारेंगे तो ग्लास पे जोर से हथौड़ा मारने में क्या होता है, वो चूरा चूरा हो जाता है। अब ग्लास आयनिक कंपाउंड नहीं है, पर मैं आपको बता रहा था ब्रिटलनेस को समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिटलनेस बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड भी क्या होते हैं बेटा, ब्रिटल नेचर के होते हैं।
ब्रिटल नेचर के होते हैं मतलब क्या है कि अगर आप उसके ऊपर जोर से हथौड़ा मारेंगे तो वो ऐसे फूट जाएंगे, उसमें क्या होगा, वो चूरा चूरा हो जाएगा। अब चूरा चूरा हो जाएगा तो किस तरह से चूरा चूरा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में देखते हैं बेटा। स्ट्रक्चर देखें आप इसकी। किसी आयनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें, किसी आयनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें बेटा, देखें कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। आयनिक कंपाउंड के अंदर ब्रिटलनेस किस तरह से है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या है बेटा, अट्रैक्शन है किसमें बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अरेंजमेंट हो। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि हर कैटायन के बगल में एनायन होगा, इधर कैटायन इधर एनायन इधर एनायन, फिर ये कैटायन है तो एनायन इधर होगा, एक एनायन इधर होगा, एक एनायन ऊपर होगा, एक एनायन नीचे होगा। अब एनायन के बगल में कैटायन 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 कैटायन, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया बेटा। हर कैटायन के बगल में एनायन होगा और हर एनायन के बगल में कैटायन होगा। अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अभी इसमें अट्रैक्शन है, पर मान लीजिए अगर आप यहां पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया बेटा आपको, अगर आप इस पर हथौड़ा चलाएं, अगर आप इस पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए अगर आप किसी डायरेक्शन में पुश करते हैं तो पुश करने पर क्या होगा, मान लीजिए कि आपने इस डायरेक्शन में पुश करा, तो जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर क्या होगा, ये जो लेयर अभी आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, ये लेयर थोड़ी सी आगे की ओर खिसक जाएगी, और जैसे ये लेयर आगे की ओर खिसकेगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, अभी आप देखें नेगेटिव पॉजिटिव कांटेक्ट में आ रहे हैं, पर जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाएंगे अब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव कांटेक्ट में आ जाएगा या पॉजिटिव पॉजिटिव कांटेक्ट में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कांटेक्ट में आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कांटेक्ट में आ जाएगा। और जैसे ही कोई भी दो सेम चार्ज स्पीशी कांटेक्ट में आ जाएंगे, आप ये बात समझ सकते हैं बेटा कि जैसे ही कोई सेम चार्ज स्पीशी कांटेक्ट में आएंगे, इनमें क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये दूर दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, वो क्या होगा, वहां से टूट जाएगा, बिखरना शुरू हो जाएगा। तो ये बिखरने का जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिटल नेचर बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, जैसा बताया मैंने आपको बेटा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। लैटिस बोलता है, हर कैटायन के बगल में एनायन होते हैं हर डायरेक्शन के अंदर, और हर एनायन के बगल में कैटायन लगे होते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। और ब्रिटल नेचर भी आगे आपको बात समझ में आ गई बेटा, ब्रिटल नेचर क्यों है इसका। तो बेटा ब्रिटल नेचर को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो सेम चार्ज स्पीशी कांटेक्ट में आने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से वो दूर जाएंगे, जिस वजह से स्पीशी जो होगा, वो जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है, वो क्या होगा, बिखरना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा बेटा, ब्रिटल नेचर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहाँ पर, तो सेम चार्ज आयंस कम नियरर सो दे रिपेल ईच अदर। जैसे मैंने बताया बेटा आपको कि सेम चार्ज आयन जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो उनमें रिपल्शन होगा, जिस वजह से क्या होगा, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, आइसोमॉर्फिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, देखें आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, देखें आइसोमॉर्फिज्म, आप अगर ध्यान दो बेटा, तो आइसोमॉर्फिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है आइसो और एक है बेटा मॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, तो आइसो वर्ड मैंने बताया था पहले भी आपको कि केमिस्ट्री में जहां पर भी आपको आइसो वर्ड दिखाई देगा, आइसो को आप क्या लेकर के चलेंगे, सेम। मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आप लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर। तो जिन कंपाउंड का आउटर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है उनको क्या कहा जाता है, आइसोमॉर्फस कहा जाता है। जिन कंपाउंड का आउटर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है उन कंपाउंड को आइसोमॉर्फस कहा जाता है। इसका मतलब वहां जो प्रॉपर्टी शो करी जाएगी उसको हम आइसोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड किस किस तरीके से आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं बेटा। तो क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। 2 कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस इफ दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सिमिलर कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। मतलब पहली शर्त तो यहां पर यह है, अगर कभी कोई 2 आयनिक कंपाउंड को आइसोमॉर्फस होना है तो उनके अंदर सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कैटायन की और एनायन की। नेक्स्ट बात करें बेटा हम, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये है दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये बेटा या तो ये वाला पॉइंट हो जाए या फिर सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला पॉइंट हो जाए, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, आइसोमॉर्फस कंपाउंड उसको बोल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, अपने पास में कंपाउंड आया एक NaF और एक कंपाउंड आया अपने पास MgO। एक आया अपने पास NaF और एक आया अपने पास क्या, MgO। अब NaF और MgO कंपाउंड की अगर हम बात करें तो NaF और MgO के अंदर क्या क्या हिसाब किताब है इलेक्ट्रॉन का, चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो Na पर क्या चार्ज है बेटा, +1 चार्ज है। F पर क्या चार्ज है बेटा, -1 चार्ज है। तो हमने यहाँ पर +1 -1 चार्ज मेंशन कर दिया। अब हम देखिए बेटा Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखिए 2,8 हो गया। F क्या हो गया बेटा, 2,8 हो गया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर क्या है, 2,8 2,8 है।
अब हम इसको कंपेयर करें दूसरे पेयर के साथ, दूसरे वाले के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ देखें, MgO जो कंपाउंड है, तो MgO कैसे बनेगा बेटा, Mg पे +2 चार्ज आएगा, O पर -2 चार्ज आएगा, इस पर +2 है, इस पर -2 है। अगर हम Mg +2 का कॉन्फिगरेशन देखें तो वो 2,8 आ गया, O -2 कॉन्फिगरेशन देखें बेटा तो वो भी क्या आ गया, 2,8 आ गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं बेटा कि ये आइसोमॉर्फस होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आइसोमॉर्फस होना क्या बोलता है बेटा, सेट टू बी आइसोमॉर्फस इफ दे हैव सेम या फिर सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिमिलर कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर Na+F- 2,8 है, Mg +2 O -2 2,8 सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल रही है हमें कैटायन की एनायन की। इसका मतलब ये बात कही जा सकती है कि ये जो पेयर होगा वो क्या होगा, आइसोमॉर्फस होगा, मतलब इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर बताया जा सकता है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो आउटर इनका स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर कहा जा सकता है। सो दे बोथ आर आइसोमॉर्फस, और वी कैन से दैट NaF एंड MgO आर आइसोमॉर्फस पेयर, दे आर एन आइसोमॉर्फस पेयर। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला एग्जांपल, CaCl2 और K2S कंपाउंड है अपने पास। जो कंपाउंड है अपने पास में वो है बेटा CaCl2 और एक कंपाउंड है बेटा अपने पास में K2S। CaCl2 तो थोड़ी देर पहले आप देख करके आए कैसे बना है, सेम तरीके से K2S ही बन जाएगा, आप फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं। अब आप यहां देखें बेटा कि CaCl2, तो CaCl2 कैसे बनेगा, कैल्शियम में +2 चार्ज है और 2 क्लोरीन है अपने पास, 2Cl- है, 2,8 2,8। फिर K2S की बात करें बेटा 2 पोटेशियम प्लस है, 2 पोटेशियम प्लस का कॉन्फिगरेशन क्या बेटा 2,8। सल्फर -2, सल्फाइड आयन बोलते हैं बेटा इसको, 2,8। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं बेटा कि कैटायन के कॉन्फिगरेशन एनायन कॉन्फिगरेशन जो है वो मैच कर रही है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, आइसोमॉर्फस पेयर कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, जो कि पहले AIPMT में बेटा आपको पता होगा नीट को AIPMT कहा जाता था, AIPMT के अंदर क्वेश्चन आया था इसके बेस पर, उनमें से मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। वो क्या है बेटा, एक है अपने पास एप्सम सॉल्ट और एक है बेटा अपने पास ग्रीन विट्रियोल। एप्सम सॉल्ट और ग्रीन विट्रियोल की बात करें तो ये दोनों कंपाउंड आइसोमॉर्फस होते हैं। एप्सम सॉल्ट की बात करें और ग्रीन विट्रियोल कंपाउंड की बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं, आइसोमॉर्फस होते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा MgSO4.7H2O और ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला होता है बेटा FeSO4.7H2O। अब आप एक बात यहां पर देखें बेटा कि एप्सम सॉल्ट क्या बन रहा है, अगर आप इसको देखें बेटा MgSO4, तो आप देख सकते हैं बेटा कि Mg के साथ SO4 लग रहा है, यहां पर Fe के साथ SO4 लग रहा है, मतलब कि ये MsO4 अगर मैं एलिमेंट मेटल को M बताऊं तो ये MsO4.7H2O, इसका मतलब इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर हमें दिखाई दे रही है, इसलिए ये क्या होंगे बेटा, आइसोमॉर्फस पेयर कहे जा सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा बेटा कि NaF और MgO आइसोमॉर्फस पेयर हैं, CaCl2 और K2S आइसोमॉर्फस पेयर हैं, और MgSO4.7H2O और FeSO4.7H2O ये दोनों भी क्या है, आइसोमॉर्फस पेयर है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि एप्सम सॉल्ट और ग्रीन विट्रियोल क्या होंगे बेटा, आइसोमॉर्फस हो गए। नेक्स्ट बेटा इसी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक होता है बेटा अपने पास में व्हाइट विट्रियोल, एक होता है बेटा अपने पास में व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल कंपाउंड की अगर बात करें तो व्हाइट विट्रियोल कंपाउंड हो गया, और एक होता है बेटा अपने पास में ब्लू विट्रियोल, एक है अपने पास में ब्लू विट्रियोल। तो आप मुझे बताओ बेटा कि क्या ये दोनों आइसोमॉर्फस होंगे, नहीं होंगे? तो नाम देखकर तो हमें लगता है कि दोनों के दोनों आइसोमॉर्फस होने चाहिए, पर ये आइसोमॉर्फस नहीं होते हैं। आइसोमॉर्फस नहीं होने के पीछे रीजन क्या है, देखे बेटा अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें तो व्हाइट विट्रियोल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O, ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, व्हाइट विट्रियोल का। और अगर हम ब्लू विट्रियोल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो नाम देखने में भले ही हमें लग रहा था कि नाम से दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आइसोमॉर्फस होने चाहिए, बट ये दोनों आइसोमॉर्फस नहीं होंगे क्योंकि इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये ZnSO4 MsO4 टाइप का दिख रहा है, बट .7H2O और .5H2O इसको बोलते हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो दोनों के अंदर सेम नहीं है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों के अंदर सेम नहीं होने की वजह से इनको आइसोमॉर्फस नहीं कहा जा सकता है। इनफैक्ट आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि एप्सम सॉल्ट हो गया, ग्रीन विट्रियोल हो गया और व्हाइट विट्रियोल हो गया, ये तीनों ही आइसोमॉर्फस होंगे। एप्सम सॉल्ट MsO4.7H2O, ग्रीन विट्रियोल MsO4.7H2O, व्हाइट विट्रियोल MsO4.7H2O, ये तीनों आइसोमॉर्फस होंगे, बट ब्लू विट्रियोल इन तीनों से आइसोमॉर्फस नहीं होगा। और यही क्वेश्चन AIPMT के अंदर पूछा भी गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, इसको आप याद रख के चले, काफी हाई प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। तो आइसोमॉर्फस पेयर के बारे में हम इस तरह जानकारी कर सकते हैं, और आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट।
अब आयनिक कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। तो बहुत हाई होने के पीछे रीजन क्या होता है? बहुत हाई होने के पीछे रीजन ये है कि यहां पर क्या है, कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि यहां पर फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज आएगा तो कंप्लीट चार्ज डेवलपमेंट होने की वजह से, चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड काफी हाई होगा, जिसके कंपैरिजन अगर हम करें किसी कोवेलेंट बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और अगर वीक बॉन्ड की बात करें तो वो तो वैसे ही वीक बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से अगर आपको वहां पर आयंस को अलग अलग करना है या फिर अगर आपको उनको तोड़ना है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब आपको अगर हीट के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपको वहां पर काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, हाई होगा। जैसा कि आप लोग देखते बेटा, आप घर में एग्जांपल देख भी सकते हैं, नमक होता है। अगर आप नमक को उबालने की कोशिश करेंगे तो गैस पर आप बहुत देर तक उबालते रहें, नमक उबलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो नमक क्या है, NaCl है, आप जानते हैं बेटा। तो NaCl आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का BP और MP बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और उसके वजह रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, कंडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, मोबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। आयंस का जो मूवमेंट होगा तब जाकर के कंडक्टिविटी आएगी। तो डिपेंड किस पे करेगा, आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इन सॉलिड स्टेट नो फ्री आयंस। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें बेटा, तो सॉलिड स्टेट की बात करें, मान लीजिए हम NaCl की बात करें, तो NaCl के सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां कोई फ्री आयन नहीं है। ध्यान दो बेटा, आयन तो है बट फ्री नहीं है। अब आयन है और फ्री नहीं होने का मतलब क्या है, देखें। जैसे अगर मान लो हम NaCl क्रिस्टल की बात करें तो हर Na+ के बगल में 6 Cl- लगे होंगे। Na+ मान लो सेंटर में लगा हुआ है, तो एक Cl- आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, एक इधर लेफ्ट हैंड की तरफ, एक इधर राइट हैंड की तरफ, एक टॉप की तरफ, एक बॉटम की तरफ, इस तरह से लगा होगा। अब आप देखिए बेटा, ये जो Na+ है ना, ये हर तरफ से Cl- से घिरा हुआ है। ये कहीं भगकर जा नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। सिमिलरली जो Cl- है उसके इधर Na+ है, उधर Na+ है, ऊपर Na+ है, नीचे है, आगे है, पीछे है। इसका मतलब यहां पर यह है कि Cl- और Na+ जो है वो इतने सारे हैं और आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं कि वहां पर कोई आयन फ्री नहीं है। तो आयन तो भले ही मौजूद है बट वो फ्री नहीं है। कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी होने के दो मेन रीजन होते हैं, या तो आपके पास में फ्री आयन होना चाहिए या फिर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जनरली अगर कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी शो करने के लिए या तो आपके पास फ्री आयंस होने चाहिए या फिर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट में अगर बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर वहां पर कोई फ्री आयन तो है नहीं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट ट्रांसफर हो ही चुका है ऑलरेडी, तभी तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और फ्री आयन होने का सवाल पैदा नहीं होता, इसका मतलब वहां पर कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी। तो कोई आयनिक मोबिलिटी नहीं होने की वजह से आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्टर नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, या फिर हम उनको इंसुलेटर भी कह सकते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट देयर आर नो फ्री आयंस। बात देखिए बेटा, कोई फ्री आयन नहीं है, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर हैं या फिर बोले इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। इन फ्यूज स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू फ्री आयंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर देखिए बेटा आपके पास नाम आया फ्यूज स्टेट। ये नाम आपके पास में कई बार आ सकता है। कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज को क्या हम समझ लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता फ्यूज क्या है। बेटा सुने, फ्यूज स्टेट बोले या लिक्विड स्टेट बोले या मोल्टन बोले, ध्यान देना बेटा, लिक्विड और एक्वस में रात और दिन का अंतर है। लिक्विड होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पानी में घोल दिया है। तो फ्यूज बोले या मोल्टन बोले या लिक्विड स्टेट बोले, तीनों को हम एक ही बात मान करके चलेंगे। अब बात यहां पर ये कही जा रही है कि फ्यूज हो, जिसको कि मोल्टन भी बोल सकते हैं, इसको लिक्विड भी बोल सकते हैं, वहां पर कंडक्टिविटी आ जाती है। तो कंडक्टिविटी आने का रीजन क्या है, समझे बेटा, जब वो सॉलिड स्टेट में था तो हर कैटायन के बगल में एनायन जो था वहां पर डिस्टेंस कम थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कोई भी आयन मूव नहीं कर सकता, मोबिलिटी नहीं थी। पर जब आप उसको लिक्विड स्टेट में लिया है तो लिक्विड स्टेट में आने का मतलब ये हो गया है कि वहां पर मोबिलिटी आ गई है, तभी तो वो आसानी से मूव कर सकता, तभी तो लिक्विड है वो। लिक्विड होने का मतलब क्या, उसमें मोबिलिटी आ गई है। अब वहां पर क्या हो गया, इसका मतलब फ्री आयंस हो गए। आयन जैसे ही फ्री हो जाएंगे वहां पर क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी आ जाएगी।
इसी वजह से आयनिक कंपाउंड, जिसको कि हम फ्यूज स्टेट में बोले या लिक्विड बोले या मोल्टन में बोले, वो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर हो जाएगा। और अगर हम उसकी कंपैरिजन करें बेटा किसी एक्वा सॉल्यूशन से, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलते से क्या होगा बेटा, जो आयंस होंगे वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे। जैसे आपने नमक को पानी में घोला, तो नमक को पानी में घोलते नमक घुल जाता है ना बेटा, तो नमक को पानी में घोलते नमक घुला क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ अट्रैक्शन हुआ। वो अट्रैक्शन क्या है उसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अभी आप ये बात समझे कि जब नमक को आपने पानी में घोला तो Na+ और Cl- के आयंस जो थे वो दूर दूर चले गए। दूर दूर चलने का मतलब क्या है, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। आसानी से मूव करेंगे इसका मतलब मोबिलिटी बढ़ गई, और मोबिलिटी बढ़ने का मतलब वहां पर कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। इसका मतलब अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में, जिसको कि मोल्टन या फ्यूज्ड बोल सकते हैं, उसमें और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक अच्छे कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे। और अगर हम बात करें बेटा किसकी, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। दे एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से दैट दे एक्ट एज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों वर्क करेगा बेटा इस तरह से, क्योंकि वहां पर आयन कोई फ्री नहीं। अब अगर हम इन तीनों में कंडक्टिविटी के बारे में बात करें कि अगर हमें कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है आयनिक कंपाउंड के सॉलिड में, लिक्विड में और एक्वस में, तो कहां पर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी बेटा। तो आप कुछ सोच करके देखो कि बेटा आयन को सबसे ज्यादा जगह कहां मिलेगी मूव करने के लिए, जहां पर वो पानी के अंदर होगा। पानी के अंदर होगा, एक मीडियम मिल गया, उसको आसानी से मूव कर सकता है। तो बहुत आसानी से मूव करने की वजह से वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा कम कंडक्टर होगा वो लिक्विड स्टेट के अंदर, क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर वहां पर आयंस में डिस्टेंस जितनी एक्वस में दूर दूर है उतनी तो नहीं हो पाएगी, तो वहां पर थोड़ी कंडक्टिविटी होगी तो सही, पर पानी के मुकाबले में, एक्वस सॉल्यूशन के मुकाबले में वो उसके बराबरी नहीं कर सकता है। तो एक्वस से थोड़ी कम कंडक्टिविटी कहां हो जाएगी, लिक्विड में। और सॉलिड की तो हम बात देख ही चुके हैं, वहां तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो अगर हम कंडक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा कि सॉलिड स्टेट में सबसे कम कंडक्टिविटी है बैड कंडक्टर और नो कंडक्टर और इंसुलेटर होगा। उससे हाई होगी फ्यूज्ड में, जिसको कि मोल्टन लिक्विड बोलेंगे। और मैक्सिमम कहां होगी बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी कही जाएगी। तो बेटा इस तरह से कंडक्टिविटी के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी को अगर आप आयनिक कंपाउंड में कभी लेकर के चलें तो दिमाग में आपके बात हमेशा क्या रहनी चाहिए, फ्री आयंस का होना। जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ही बढ़िया तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, सॉल्युबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इसके बारे में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। सॉल्युबिलिटी के बारे में मतलब क्या है बेटा, देखें, हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। बात यहां पर यह है, जैसे कि हम बात करें बेटा कोई कंपाउंड आया अपने पास में NaCl। NaCl कंपाउंड की अगर बात करें तो NaCl कंपाउंड क्या है बेटा, अपने पास में आयनिक कंपाउंड है। हम ये बात जानते हैं कि NaCl कंपाउंड में Na+ होगा और Cl- होगा, और Na+ और Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, बस इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम हमने क्या दे दिया बेटा, आयनिक बॉन्ड दे दिया। हमने इसका नाम आयनिक बॉन्ड दे दिया। अब बात यहां पर यह है कि ऐसा बोला जा रहा है कि हाईली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर के अंदर और लेस सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन के अंदर। इसके पीछे रीजन क्या होता है बेटा, इसके पीछे रीजन होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, जो जैसा होता है वो वैसे में घुलने की कोशिश करता है। अब जैसा होता है वैसे में घुलेगा, इसका मतलब क्या है, देखें बेटा, पहली बात तो आप पोलर नॉन पोलर पे ध्यान दो। ये पोलर नॉन पोलर का मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट पे जाओ बेटा। पोलर का मतलब क्या है बेटा, वहां पर कुछ चार्ज का होना, डायपोल का होना, तो वहां पर चार्ज है। नॉन पोलर का मतलब क्या है बेटा, वहां पर कोई पोल नहीं है, मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया बेटा आपको, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब आप मुझे बताओ बेटा NaCl में चार्ज है या नहीं, डेफिनेटली चार्ज है। ये तो चार्ज के एकदम हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर चार्ज तो हो ही नहीं सकता, फुल चार्ज आ गया ना भैया। जबकि अगर हम किसी बात करें पोलर की और नॉन पोलर की, तो बताओ बेटा पोलर नॉन पोलर में चार्ज कहां पर है, डेफिनेटली पोलर में चार्ज है। तो कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जिस पर चार्ज है वो कहां घुलने की कोशिश करेगा, उस स्पीशी में घुलने की कोशिश करेगा जहां पर चार्ज होगा, जहां पर पोल्स होंगे, मतलब कि पोलर स्पीशी में। जबकि जहां पर चार्ज नहीं होगा, पोलर नहीं होगा, वहां पर वो घुलने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब वहां पर वो लेस सॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए ये बात यहां पर कही गई है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एटसेट्रा जो होते हैं, इनके अंदर सॉल्युबल होने की टेंडेंसी रखते हैं। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, एटसेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, नॉन पोलर जिनका म्यू का वैल्यू 0 होता है, उनमें वो सॉल्युबल होने की टेंडेंसी कम रखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, NaCl की बात करें, NaCl फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन इन वाटर बट इज कॉलर्ड इन अ बेंजीन। तो NaCl वाटर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन बना लेता है। आप जानते हैं बेटा, आप नमक को पानी में घोलें तो नमक को पानी में घोलते से क्या होता है बेटा, वो एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। पता भी नहीं पड़ता उस गिलास को देख करके उसमें नमक घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ।
तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना। क्यों? क्योंकि पानी पोलर है, NaCl में चार्जेस हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, तो आसानी से घुल गया। पर अगर आप उसी NaCl को किसी बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में या कार्बन डाइसल्फाइड में घोलने की कोशिश करेंगे तब वो वहां पर नहीं घुलता है, जैसे कि यहां बताया गया है, बट इज कॉलोइड इन बेंजीन। बेंजीन में अगर आप घोलने की कोशिश करेंगे तब वो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन है C6H6 जिसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है, मतलब वो तो नॉन पोलर है, जबकि NaCl में चार्जेस है, चार्जेस वाले में घुलेगा, बेंजीन में नहीं घुल सकता है। तो सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखें बेटा कि लाइक डिजोल्व लाइक होता है, जो जैसा होता है वो वैसे में घुलने की कोशिश करता है। आयनिक अगर होगा तब पोलर में घुलने की कोशिश करेगा, और अगर आयनिक नहीं होगा तब वो नॉन पोलर में घुलने की कोशिश करेगा। तो आयनिक ज्यादा सॉल्युबल होगा पोलर में और लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होगा बेटा किसमें? नॉन पोलर में। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में हम यहां पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा लैटिस एनर्जी। नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड नोन एज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है देखते हैं बेटा। लैटिस एनर्जी क्या होती है पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस कैटायन एंड एनायन कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। मतलब क्या है बेटा? बेसिकली लैटिस एनर्जी को मोल्स के फॉर्म में बताया जाता है कि जब एक मोल गैसियस कैटायन एनायन से एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी कहा जाता है। कि जब एक मोल गैसियस आयन से, कैटायन से और एनायन से एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी कहा जाता है। लैटिस एनर्जी को आप देखेंगे बेटा कई जगह पर लैटिस एनर्जी को U से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप चाहें तो बेटा इसको Le से बता सकते हैं, नॉर्मली आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी Le है, पर अगर आप चाहें तो उसको U से बता सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको लैटिस एनर्जी U के नाम से आपको रिप्रेजेंट करती हुई मिल जाएगी। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? जब एक मोल आयनिक गैसियस आयन से यानी कैटायन से एनायन से एक मोल आयनिक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज एनर्जी को क्या कहा जाएगा बेटा? लैटिस एनर्जी कहा जाएगा। मतलब बात यहां पर यह है कि बेटा देखें अगर हम, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ये क्या होता है, किस पर बेस्ड होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर बेस्ड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये डिफाइन करेगा किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेगा बेटा? किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा। मतलब अगर हमें कभी किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में चेक करना होगा तब हम वहां पर लैटिस एनर्जी से चेक कर सकते हैं। तब हम वहां पर क्या कर सकते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी से चेक करके बता सकते हैं। जिसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी इसका मतलब उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी हाई बताई जाएगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम बताई जा सकती है। इस तरह से हम आगे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं? दोनों फैक्टर के बारे में देखते हैं बेटा। फर्स्ट फैक्टर जो है अपने पास में वो है चार्ज। लैटिस एनर्जी जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज का मतलब क्या है? देखिए बेटा यहां पर आपको Z+ और Z- दिख रहा है। Z+ का मतलब क्या है? कैटायन है। Z- का मतलब क्या है? एनायन है। तो बात यहां पर क्या है? वेयर Z+ Z- आर चार्जेस ऑफ कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। कैटायन पर क्या चार्ज है, एनायन पर क्या चार्ज है, उनके हिसाब से वहां पर लैटिस एनर्जी डिफाइन हो जाएगी। जहां पर ज्यादा चार्जेस होंगे वहां पर ऑटोमेटिक लैटिस एनर्जी हाई बताई जाएगी। तो पहला फैक्टर जो होता है लैटिस एनर्जी में वो होता है बेटा चार्ज। चार्ज की अगर वैल्यू हाई होगी इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी हाई होगी। सेकंड फैक्टर की बात करें बेटा, सेकंड फैक्टर होता है अपने पास में रेडियस साइज। लैटिस एनर्जी जो होता है वो रेडियस R+ यानी कैटायन के रेडियस और R- यानी कि एनायन के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं बेटा वेयर R+ एंड R- आर द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। तो लैटिस एनर्जी की अगर बात करिए तो लैटिस एनर्जी मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर हो गया अपने पास में चार्ज। अगर चार्ज का वैल्यू हाई है, कैटायन एनायन पे चार्ज हाई है, इसका मतलब वहां पर लैटिस एनर्जी का वैल्यू हाई होगा। दूसरा फैक्टर होगा अपने पास में साइज या फिर रेडियस। अगर कैटायन और एनायन का साइज छोटा है तो वहां पर रेडियस कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे बात पूछता है कि लैटिस एनर्जी के लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी तो आप क्या बताएंगे बेटा? बेस्ट कंडीशन होने के लिए चार्जेस का मैग्नीट्यूड हाई से हाई होना चाहिए और साइज का मैग्नीट्यूड कम से कम होना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा वहां पर लैटिस एनर्जी होगा। जितना कम साइज का होगा उतना ही कम रेडियस होने की वजह से उतना ही हाई लैटिस एनर्जी का वैल्यू होगा। तो लैटिस एनर्जी की एक बात करिए तो लैटिस एनर्जी क्या है बेटा? मैंने क्या बताया आपको? जब एक मोल
कैटायन एनायन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तब वहां पर जो आयनिक कंपाउंड में जो सॉलिड स्टेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तब वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहा जाएगा? लैटिस एनर्जी कहा जाएगा। लैटिस एनर्जी की अगर बात करें तो लैटिस एनर्जी में आप देख सकते हैं बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लैटिस एनर्जी जो होगा, लैटिस एनर्जी 2 फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा। पहला फैक्टर होगा चार्ज, दूसरा फैक्टर होगा साइज। पहला फैक्टर चार्ज, दूसरा फैक्टर रेडियस। चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ेगा तब लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, रेडियस का वैल्यू अगर बढ़ेगा तब लैटिस एनर्जी घटेगा। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है कौन? लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट बात देखें बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। क्वेश्चन आया अपने पास में लैटिस एनर्जी के बेस पर, देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। पहले आया अपने पास में Na2O, MgO और Al2O3। अब आप देखिए बेटा जब भी कभी हमें ऐसे कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा तो कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले चार्ज देखना होगा। हमारा फर्स्ट डिटरमाइनिंग क्वांटिटी कौन है बेटा? चार्ज। चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग होगा रेडियस के मुकाबले में। चार्ज हमेशा डोमिनेटिंग होगा रेडियस के मुकाबले में। अभी हम यहां पर लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हम हाइड्रेशन एनर्जी भी देखेंगे, वहां पर भी सेम टू सेम होगा। तो मेनली क्या होता है, अधिकतर बार आप ऐसा देखेंगे बेटा कि चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग क्वांटिटी होता है। अगर चार्ज सेम हो जाता है तब जाकर के हम लोग रेडियस पे प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम यहां पर चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा चार्ज क्या होगा, किस तरह समझेंगे हम इसको। Na2O कंपाउंड की अगर बात करें तो Na2O कंपाउंड में क्या क्या चार्ज है? तो बेटा Na के ऊपर चार्ज होगा +1, O के ऊपर चार्ज होगा -2। Na पर जानते बेटा +1 चार्ज आएगा, O पर जानते बेटा -2 चार्ज आएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो बेटा मैग्नीशियम में +2 चार्ज आएगा और O पर -2 चार्ज आएगा। और Al2O3 की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम पे बेटा +3 चार्ज आता है, O पर -2 चार्ज आता है। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो बेटा एक मेरी छोटी सी बात याद रखें, अगर आपको चार्ज बताने में तकलीफ होती है तो आप छोटी सी बात याद रखें बेटा, जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट ए पर +1 चार्ज आएगा, प्लस और जो सेकंड ए होगा उस पर +2 चार्ज आएगा। फर्स्ट ए के जो भी कैटायंस होंगे उन पर हमेशा +1 चार्ज आएगा, सेकंड ए के जो भी कैटायंस होंगे उन पर हमेशा +2 चार्ज आएगा। फर्स्ट ए कैटायन मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सब पे +1 आएगा। सेकंड ए का मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सब पे +2 चार्ज आएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा Na क्या है, फर्स्ट ए का है, हमने +1 लगा दिया, और Mg क्या है बेटा अपने पास सेकंड ए का, तो अपन ने +2 लगा दिया। रही बात थर्ड ए ग्रुप की, जो कि ग्रुप नंबर 13 कहा जा सकता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा? +3 चार्ज वहां बता सकते हैं। तो हम देख सकते हैं बेटा एल्यूमिनियम जो होगा वो ग्रुप नंबर थर्ड ए का हो गया या ग्रुप नंबर 13 का हो गया, तो उस पर +2 चार्ज आएगा। जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मली केस के अंदर -2 चार्ज होता है। अगर वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तब उस पर -2 चार्ज आता है। ऑक्सीजन जो होता है बहुत तरह के आयंस का फॉर्मेशन करता है, पर जनरली ऐसा होता है कि उस पर -2 चार्ज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बता सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन में -2 चार्ज हो गया, हेलोजन्स के ऊपर -1 चार्ज होगा, F पे माइनस होगा, Cl पे माइनस होगा, Br पे माइनस होगा, I पे माइनस होगा। नाइट्रोजन की बात करें तो ग्रुप नंबर 15 जो होगा उस पर -3 चार्ज होगा। इस तरीके से बेटा छोटी मोटी बातें हैं, इन बातों को आप याद रख के चलें, इससे आपके क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प होगी और आप कभी कंफ्यूजन फील नहीं करेंगे। तो आप देखिए बेटा हमने यहाँ पर चार्ज बताया, +1 -2, +2 -2, +3 -2। अभी हमने देखा बेटा लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है? लैटिस एनर्जी चार्ज पर डिपेंडेंट है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर चार्ज का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन देखें विदाउट साइन, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हम यहाँ पर साइन देखें बेटा, विदाउट साइन देखें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? 1 × 2 करा हमने यहाँ पे, तो 1 × 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। 2 × 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 3 × 2 करेंगे वैल्यू कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो आप ये बात यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये बात कही जा सकती है कि यहां पर लगातार चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से लगातार हमारा यू जो होगा, लैटिस एनर्जी जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब लैटिस एनर्जी के ऑर्डर के अंदर यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया जाएगा, लगातार यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा, क्योंकि यहां पर लगातार चार्ज बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले पास आया अपने पास में AlF3, Al2O3 और Aln। अब यहां पर चार्ज बताएंगे बेटा, तो यहां पर चार्ज क्या होगा? एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? +3 बताया मैंने आपको, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होगा। फ्लोरीन होगा इसके साथ में तो -1 चार्ज होगा इस पर। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे मैंने बताया आपको बेटा -2 चार्ज होगा। अब यहां पर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होगा, और नाइट्रोजन पर, तो बेटा नाइट्रोजन क्या है? ग्रुप नंबर 15 का, तो इस पर नॉर्मल चार्ज क्या चलता है बेटा? -3 चार्ज चलता है। इस पर चार्ज चलेगा अपना -3। अब हम क्या करेंगे? यहां पर चार्ज के बेस पर कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जैसा भी हमने ऊपर मल्टीप्लीकेशन करा, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बट विदाउट साइन, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मल्टीप्लाई करा बेटा हमने, 3 × 1 कितना आएगा बेटा? 3। 3 × 2 वैल्यू कितना आएगा बेटा? 6। 3 × 3 वैल्यू कितना आएगा बेटा? 9। तो आप अगेन यहां पर देख सकते हैं, इधर से इधर की ओर जाने पर
वापस से आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब लेटिस एनर्जी भी आपको यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ बताया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, वापस से वही काम, सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे। अब आप देखें बेटा इसके अंदर, अब आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के सब क्या है बेटा, फर्स्ट डे के हैं। इन पर हमेशा क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। तो मैंने बताया बेटा यहाँ पे लिथियम पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, रुबिडियम पे +1 चार्ज, सीजियम पे आ गया +1 चार्ज। इसके साथ में कौन लगे हुए बेटा, हेलोजन्स। हेलोजन पे जनरली क्या चार्ज आता है, एनाइन के फॉर्म में -1 चार्ज आता है। तो आप देखिए बेटा LiCl, तो Cl पे -1 चार्ज, Cl पे -1, Cl पे -1, Cl पे -1, Cl पे -1। तो अब आप ये बात देखिए बेटा कि अगर मैं यहां पर चार्ज का मल्टीप्लीकेशन देखता हूं तो +1 -1 मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वैल्यू आएगा 1 आएगा, 1 × 1 अगेन 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 1 आएगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम मिल गया। अब अगर चार्ज का वैल्यू सबके अंदर सेम आ रहा है तब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस की ओर प्रोसीड करेंगे। तो पहले हमने चार्ज को ही देखा, चार्ज का वैल्यू जब हमें सेम मिल गया, अब हम रेडियस की ओर प्रोसीड करेंगे। अब रेडियस में आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि सबके अंदर क्या सेम है, तो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस सबके अंदर सेम है। तो जो चीज सेम उसको तो हम कॉमन ले नहीं सकते। हम किसके बेस पर कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर कैटायन के बेस पर कंपेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं बेटा, पहले कैटायन लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब के सभी ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, लगातार रेडियस बढ़ेगा, तो वी कैन से दैट यहां पर चार्जेस का वैल्यू सेम हो गया। हम ऐसे लिख देते हैं बेटा, यहां पर चार्जेस का वैल्यू तो सेम हो गया, कोई बात नहीं, चार्जेस का वैल्यू सेम हो गया। बट जो रेडियस ऑफ कैटायन है, जिसको बेटा हम आरसी के नाम से शो कर रहे हैं, आरसी का मतलब क्या मान रहे हैं हम, रेडियस ऑफ कैटायन। आरसी का मतलब क्या मानेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, लगातार बढ़ रहा है। और अगर रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो चाहे कैटायन का रेडियस बढ़े चाहे एनायन का रेडियस बढ़े, लैटिस एनर्जी तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। इसका मतलब कैटायन का रेडियस अगर बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी को यहां पर लगातार घटना ही पड़ेगा, लैटिस एनर्जी लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या बताया जाएगा बेटा, मैक्सिमम LiCl का, फिर NaCl का, फिर KCl का, RbCl का, और लास्ट में सबसे कम क्या हो जाएगा बेटा, सीजियम क्लोराइड का, CHCl का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपने देखा बेटा कि किस तरह से लैटिस एनर्जी के ऑर्डर्स को बताया जा सकता है। लैटिस एनर्जी में मेन बात है चार्ज, अगर चार्ज सेम हो जाएगा तब हम क्या चेक करेंगे बेटा, रेडियस को चेक करेंगे। मैंने जैसा बताया बेटा आपको, अगर आपको तकलीफ होता है तो फर्स्ट डे पर आप हमेशा +1 मानेंगे, सेकंड डे पर हमेशा आप +2 चार्ज मानेंगे। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम वगैरह ऐसे एलिमेंट की बात करें जो कि थर्ड डे में होंगे, ग्रुप नंबर 13 में होंगे, उन पर +3 चार्ज आएगा। एनाइंस की अगर बात करें तो हेलोजन्स के साथ में अगर कभी आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो जनरली -1 चार्ज है। ऑक्सीजन सल्फर के साथ में -2 होता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के साथ में जनरली -3 चार्ज होता है। अगर मान लो कार्बन आ जाता है तब उस पर -4 चार्ज आ जाएगा। तो जनरली कुछ बातें याद रख सकते हैं बेटा, इसके बाद में आप इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन बता सकते हैं और इस तरह से आप लैटिस एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। ये जो अभी हमने कंपैरिजन का ऑर्डर देखे बेटा, इस ऑर्डर के बेस पर आगे चल के हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इन कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख करके चलें। आगे जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वहां पर जब अप्लाई करेंगे इन सब बातों को हम दोबारा से यूज करेंगे। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, अब हम बॉर्न हेबर साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है? बॉर्न हेबर साइकिल हमें किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में बताता है। बॉर्न हेबर साइकिल हमें किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में बताता है। किस तरह से बताता है, क्या क्या बातें बोलता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल में इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में बताता है। और सबसे बहुत बेसिक कंपाउंड जो कि आपने कई बार देखा हुआ है NaCl, हम उससे शुरुआत करते हैं। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होगा देखते हैं बेटा। यहां पर बेटा आपको एक ऐसा डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो आप समझें कि प्रोसेस हुआ कैसे। जब NaCl का फॉर्मेशन हुआ, जब NaCl का फॉर्मेशन हुआ तो आप जानते हैं बेटा NaCl जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो ऐसा तो था नहीं ना कि शुरुआत में NaCl जो होगा वो ऊपर से प्रकट हो गया होगा। NaCl प्रकट तो हुआ नहीं। NaCl को बनने के लिए Na+ बना होगा और Cl- बना होगा। जब Na+ और Cl- कंबाइन हुए होंगे तब जाकर के NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये हमारे दिमाग में पिक्चर चल सकती है। बस इसी को एक्सपेंड करके बताया गया है बॉर्न हेबर साइकिल में। बात क्या है देखें। बात यहां पर यह है कि NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो शुरुआत में Na जो होगा वो आप जानते हैं बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। मेटल जनरली जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो Na जो है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर है। अच्छा, Cl जो होगा वो हमें क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। क्लोरीन की बात करें तो बेटा क्लोरीन के बारे में हमने देखा था कि रूम टेम्परेचर वो गैस स्टेट में होता है। तो जब Na सॉलिड क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा
तब जाकर के आपको NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखेगा बेटा आपको? NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गई हमारे पास में नेट रिएक्शन कि जब Na सॉलिड ने क्लोरीन Cl2 गैस से रिएक्शन करा तब जाकर के NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। पर हम ये बात जानते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा, कोई सॉलिड का किसी गैस से डायरेक्टली रिएक्शन कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये सॉलिड में है, दूसरी बात ये गैस में है और गैस में मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लास्ट स्टेज तक लेके जाते हैं कैसे रिएक्शन हुआ होगा। तो सबसे पहले तो Na सॉलिड जो है, देखिए बेटा आप सोचें इस तरीके से, Na सॉलिड जो है Na को है वो Na प्लस बनाना है। Na को क्या बनाना है बेटा? Na प्लस। प्लस बनाने का मतलब क्या? उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब क्या है बेटा? आईपी पे चलें। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या होता है बेटा? आईपी होता है। अब आईपी डिफाइंड कहां होता है? आईपी इज डिफाइंड फॉर गैसियस एटम। याद करो बेटा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये हमने आपको आईपी में बताया था। तो आईपी अगर आपको यहां पर जाना है तो डेफिनेटली पहले आपको इसको गैस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा यह होगा कि हम Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करें। जब भी किसी चीज को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करा जाएगा तब वहां पर जो एनर्जी का खर्चा होगा, जो एनर्जी कंजम्पशन होगा, उसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ये बात भी मैंने आपको आईपी में समझाई थी बेटा कि डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नोन एज व्हाट? सब्लिमेशन, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट इज नोन एज व्हाट? सब्लिमेशन एनर्जी। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करें, जहां पर हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी। अब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी है, हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करा है, इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करा, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए हमने यहां बताया एसई का मतलब बेटा सब्लिमेशन एनर्जी और डेल्टा एच का वैल्यू क्या है बेटा? इसका पॉजिटिव। ठीक है। अब Na गैस जो बना इससे हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो जब Na गैस अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब क्या बनाएगा बेटा? Na प्लस बनाएगा। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका नाम क्या होता है बेटा? आईपी। और हमने बात सीखी थी कि फॉर एनी एटम ऑफ दिस यूनिवर्स आईपी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। दुनिया में किसी भी एटम के लिए आईपी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जब आपने Na गैस से Na प्लस का फॉर्मेशन करा तो हमने इसको बोला आईपी, जिसको कि हम आईई बोल सकते हैं, और एंडोथर्मिक होने की वजह से इसका डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव आ गया। अब हमारे पास में Na प्लस गैस बन चुका है, पहला काम तो ये हो गया। अब मूव करते हैं हम क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन जो हमारे पास Cl2 गैस के फॉर्म में बैठा हुआ है, बेटा हमको Cl2 से मतलब नहीं, हमको Cl से मतलब है। तो पहला काम तो ये होगा हमारा कि Cl2 में जो Cl के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। Cl के बीच का बॉन्ड मतलब कि उसको हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मैंने बताई थी बात बेटा आपको। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने डिस्कस किया था पहले, जब हम लोग बीबीटी के वहां पर डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था बेटा। तो क्लोरीन Cl2 जो है उसको पहले हमें Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम क्लोरीन Cl2 को Cl में कन्वर्ट करते हैं तो एक Cl2 के टूटने से हमें 2 Cl मिलेंगे बेटा। एक Cl2 के टूटने से हमें 2 Cl मिलेंगे, पर हमें चाहिए तो एक ही Cl। तो हम क्या करें, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ Cl2 से हमें एक Cl मिल जाएगा। ये ऐसे इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमें एक Cl2 को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, तो हाफ मोल के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी बेटा? हाफ मोल चाहिए होगी। अगर हमें एक Cl2 को तोड़कर 2 Cl बनाने में BDE एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हाफ Cl2 को एक Cl बनाने में BDE डिवाइड बाय 2 एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हमने यहां पर क्या बताया बेटा? BDE डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 क्यों करा समझ आ गई होगी बात बेटा आपको? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो मोल हमको चाहिए थे वो हाफ मोल चाहिए थे। तो हाफ ऑफ Cl2 गैसेस को हमने BDE डिवाइड बाय 2 एनर्जी दिया, तब हमें क्या मिल गया? एक क्लोरीन गैस का एटम मिल गया। अब आप देख सकते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बेटा बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो नेचुरल सी बात है बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बॉन्ड खुद ब खुद तो टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। इसलिए हमने यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव बताया। तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर मान लो कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एनर्जी देने का मतलब क्या होगा? यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा बेटा? पॉजिटिव बताया जाएगा। अब हमारे पास में क्लोरीन मिल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन Na ने रिलीज करके Na प्लस बनाया था, जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करके Na प्लस बनाया था, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अब गेन कर लेगा। अब क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है।
हमने ये बात सीखी थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन होता है? क्लोरीन होता है। इसका मतलब क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वहां पर वो सिस्टम उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मैंने बताया था बेटा आपको कि जब भी कभी अट्रैक्शन होता है सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, तो क्लोरीन चाहता है उस इलेक्ट्रॉन को। जब क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, उसको गेन करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान एनर्जी सिस्टम रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से यहां जो प्रोसेस ईए है उसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव बताया जाए। तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब क्या हो गया हमारे पास में? Na प्लस मिल गया हमको गैस में, Cl माइनस मिल गया हमको गैस में। जब Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस कंबाइन करके NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगी, और इसी का नाम हमने क्या दिया था बेटा? लैटिस एनर्जी। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर यहां एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? तो बेटा सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस समझे। जब हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, तब हमें एनर्जी देनी पड़ी या हमें एनर्जी मिली? हमने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करी या सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी? तो सिस्टम ने एनर्जी क्या करा? गेन करा। सिस्टम ने एनर्जी गेन करा, क्यों? क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक था। इसका मतलब अगर कभी कभी किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में जाना है तब वो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है, तो अगर गैस से सॉलिड में जाना है तब ऑटोमेटिक एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। अगर सॉलिड से गैस में जाने के लिए एनर्जी चाहिए तो गैस से सॉलिड में एनर्जी रिलीज करेगा नहीं करेगा? तो यहां पर यही काम हो रहा है। Na प्लस गैस Cl माइनस गैस से कंबाइन करके NaCl सॉलिड बना लिया। तो गैस और गैस कंबाइन करके अगर सॉलिड बना रहे हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होगा? रिलीज करेगा, क्योंकि सॉलिड से गैस में अगर कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्ब्ड है, तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए ऑटोमेटिक एनर्जी को रिलीज होना ही पड़ेगा। इसलिए यहां पर जो U है हमारे पास, लैटिस एनर्जी जो है, जिसको मैंने बताया बेटा आपको U के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। तो डेल्टा एच नेगेटिव क्यों है? मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि गैस और गैस से मिलकर के सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी कभी कोई सब्सटेंस गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, हमेशा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। अब बात यहां पर यह है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका जो नेट एनर्जी कंजर्वेशन है, नेट एनर्जी कंजर्वेशन का रूल ये बोलता है कि ये प्रोसेस जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बेटा? एक रूल होता है, इसको बोलते हैं बेटा हेस लॉ। इसको आप फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में सीखते हैं। बात रूल क्या है, किस तरह से होता है, मेनली आप वहीं पर डिस्कस करेंगे। हेस लॉ मेनली क्या बात बोलता है? हेस लॉ के अकॉर्डिंग बात ये होती है कि अगर कभी कोई प्रोसेस पाथ इंडिपेंडेंट है, तो चाहे आप उस प्रोसेस को एक स्टेप में करें या आप उसको 1000 स्टेप्स में करें, दोनों का एनर्जी चेंज जो होगा वो सेम ही आएगा, दोनों का नेट एनर्जी जो होगा वो सेम ही आएगा। मतलब बात यहां पर यह है, अगर मैं Na सॉलिड को हाफ क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके डायरेक्टली NaCl सॉलिड में कन्वर्ट करके नेट रिएक्शन चेंज डेल्टा एच फॉर्मेशन बताता हूं, तो चाहे मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करूं या फिर मैं इन सबका सम करके बात करूं, दोनों का वैल्यू सेम ही आना चाहिए। मतलब अगर हम इक्वेशन के हिसाब से बात करें तो इक्वेशन क्या बन जानी चाहिए बेटा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो इन सभी प्रोसेस का सम होगा, वो इन सभी प्रोसेस का सम होगा। क्योंकि नेट प्रोसेस में जो नेट प्रोसेस है वो क्या है बेटा? पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप स्टेप 1 से करें या 100 स्टेप मिलाकर के करें, बात अल्टीमेटली ये है कि NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन है यहां पर, पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है यहां पर। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा? इन सबका सम होगा। तो हमने लिखा यहां पर डेल्टा एच फॉर्मेशन इक्वल टू सम का मतलब, पहले हमने लिखा बेटा यहां पर सब्लिमेशन एनर्जी SE, फिर हमने लिखा बेटा यहां पर IE आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हमने लिखा यहां जो एनर्जी चाहिए BDE डिवाइड बाय 2 हाफ ऑफ BDE, फिर हमने लिखा बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कि हम डेल्टा एच EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हैं, डेल्टा एच EG, और लास्ट में हमने क्या लिखा बेटा? लैटिस एनर्जी LE लिखा। तो इस तरह से हमने देखा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन को इस तरह से नेट इक्वेशन के फॉर्म में समझाया जा सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि बॉर्न हेबर साइकिल को कहां पर कैरिड आउट किया जाता है, किस इक्विपमेंट में करते हैं बेटा? तो यहां पर एक इक्विपमेंट होता है, उसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर बॉर्न हेबर साइकिल प्रोसेस को कंटिन्यू करा जाता है। आपसे एक और बात ये पूछी जा सकती है कि बॉर्न हेबर साइकिल का मेन यूज क्या है? तो बॉर्न हेबर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जनरली क्या होता है कि हमें लैटिस एनर्जी पता करने के लिए ही बॉर्न हेबर साइकिल का यूज करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल को किसके लिए मेन यूज करा जाता है, तो आप बताएंगे कि यहां पर टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन वाली बात हुई बेटा। अब आप देखिए बेटा, यहां पर हम डेल्टा एच फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात हम सीख करके आ चुके हैं
कि जब भी कभी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तब सिस्टम स्टेबल होता है। इसी बात को हम उल्टा करके बोलें, अगर कोई सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो ही रहा होगा। मानते हैं इस बात को? अब बात यहां पर यह है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रहा होगा तो NaCl का बनना क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि NaCl एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है NaCl सॉलिड। तो NaCl अगर सॉलिड बन रहा है, सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब इसका जो नेट एनर्जी चेंज है वो क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। तो पहले तो हमें इनमें से देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जो कि एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। तो अभी भी आपने देखा था बेटा कि सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन, ये तीनों की तीनों प्रोसेस क्या है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा Hg और लैटिस एनर्जी, दोनों प्रोसेस क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम यहां पर बात बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन, ये तीनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इनका डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जबकि डेल्टा Hg और लैटिस एनर्जी जो है ये दोनों क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इनका डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से समेशन करके बताया जा सकता है कि नेट एनर्जी का चेंज क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन जो होगा वो इन सब का सम होगा। डेल्टा H फॉर्मेशन में कुछ चीजें एंडोथर्मिक वाली भी होंगी और कुछ चीजें एक्सोथर्मिक वाली भी होंगी। अब हम इस बात की देखते हैं कि टू कैलकुलेट द मैक्सिमम आउटपुट, मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होगी किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के होने के लिए। चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी किसी आयनिक कंपाउंड के बनने के लिए। आइए इस बात की हम चेक करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम लोग सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें बेटा, तो सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होनी चाहिए बेटा, लो होनी चाहिए। ये कम से कम होनी चाहिए। कम से कम क्यों होनी चाहिए बेटा, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन था ये प्रोसेस एंडोथर्मिक थे, और डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एक्सो होना चाहिए। इसका मतलब जो जो प्रोसेस एंडो वाले हैं उनका वैल्यू कम से कम होना चाहिए। एंडो वाला कौन है, सब्लिमेशन, तो उसका वैल्यू लो होना चाहिए। एंडो वाला कौन है, आयनाइजेशन, उसका लो होना चाहिए। एंडो वाला कौन है, बॉन्ड डिसोसिएशन, उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वाले हैं उनका वैल्यू लो, तो लो सब्लिमेशन, लो आयनाइजेशन, लो बॉन्ड डिसोसिएशन। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जहां जहां एनर्जी रिलीज हो रहा है, जहां जहां प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी Le, इसको हम U बताते हैं, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वहां पर रिलीज एनर्जी हाई होगी। सो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बोल सकते हैं रिलीज के अंदर बेटा कि हाई डेल्टा Hg होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होना चाहिए और लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई होना चाहिए और लैटिस एनर्जी का वैल्यू भी हाई होना चाहिए, तभी जाकर के मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। तो अगर हम नेट इक्वेशन का फॉर्म में बताना चाहें तो बेटा क्या है, अगेन वापस से देख सकते हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन क्या था, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस डेल्टा Hg और लैटिस एनर्जी था। इसके अंदर से सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडो था, डेल्टा Hg, लैटिस एनर्जी क्या था बेटा, एक्सो था। सो व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कि डेल्टा H फॉर्मेशन का वैल्यू अपने पास में क्या आना चाहिए बेटा, नेगेटिव में आना चाहिए। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि सब्लिमेशन का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, आयनाइजेशन का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन भी कम से कम होना चाहिए, डेल्टा Hg ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और लैटिस एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गई अपने पास परफेक्ट कंडीशन फॉर व्हाट, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां पर हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं बेटा, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट केस देखें। इफ डेल्टा H फॉर्मेशन इज मोर नेगेटिव, अगर डेल्टा H फॉर्मेशन इज मोर नेगेटिव, अगर डेल्टा H फॉर्मेशन मतलब कि अगर इसका वैल्यू, फॉर्मेशन का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हुआ तब क्या होगा, देन द कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तब कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर डेल्टा H फॉर्मेशन का वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा सिस्टम उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा H फॉर्मेशन इज लेस नेगेटिव, अगर लेस नेगेटिव है, थोड़ा अगर कम नेगेटिव हुआ, देन द कंपाउंड इज लेस स्टेबल। ऑब्वियसली बात है कि अगर एनर्जी कम रिलीज करेगा तो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इफ डेल्टा H फॉर्मेशन इज पॉजिटिव देन द कंपाउंड इज अनस्टेबल, अगर डेल्टा H फॉर्मेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तब कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉन हेबर साइकिल बताता है किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को लेकर के। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है देखें। एक क्वेश्चन आया अपने पास में, हीट ऑफ सब्लिमेशन सोडियम के लिए x है, आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के लिए y है, बॉन्ड डिसोसिएशन क्लोरीन के लिए a है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन के लिए b है, एंथैल्पी फॉर्मेशन NaCl के लिए c है। सो देन व्हाट विल बी द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन में देखा, हम इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा। हमने क्या देखा बेटा, डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होता है, इन सबका सम होता है, सब्लिमेशन का सम होगा प्लस IP का सम होगा प्लस
हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ध्यान देना बेटा, ये जो इक्वेशन अभी हम लिख रहे हैं ना, ये NaCl के लिए होगा। बिल्कुल वैसा का वैसा इक्वेशन किसके लिए लिखा जा सकता है, दूसरा आयनिक कंपाउंड के लिए भी लिखा जा सकता है। तो वहां पर आपको इक्वेशन को लिख करके मोल्स को बैलेंस आउट करके फिर इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। सिंस हमसे यहाँ पर NaCl के लिए बोल रहा है तो डायरेक्टली जो भी हमने पीछे इक्वेशन देखा उसी का हम यूज करके आपको बता रहे हैं। देखिए बेटा, तो सब्लिमेशन IP बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, प्लस साथ में क्या होगा यहाँ पर डेल्टा HEG हो जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा बेटा यहाँ पर एनर्जी U हो जाएगा, लेटेस्ट एनर्जी हो जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन है X, ठीक है, तो हमने सब्लिमेशन को X रख दिया। आयनाइजेशन का वैल्यू क्या दिया बेटा Y, तो हमने इसको Y रख दिया। बॉन्ड डिसोसिएशन को क्या कहा जा रहा है A, तो हमने लिख दिया बेटा हाफ ऑफ A/2 लिख दिया। अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी B है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसको तो हमें नेगेटिव में रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ B हो जाएगा। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl का क्या है बेटा C। ध्यान देना बेटा, फॉर्मेशन की बात कर रहा है, मतलब कि ये फॉर्मेशन, तो ये क्या है बेटा C। अब ये क्या है बेटा C है, तो ये माइनस में होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। पूछ क्या रहा है हमसे NaCl की लेटेस्ट एनर्जी, तो यहां पर हमने लेटेस्ट एनर्जी को U बता दिया। अब मेरे हिसाब से U आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, U को इधर रखें, बाकी सब क्वांटिटी को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस ऑफ C माइनस ऑफ, इन सबको माइनस कर देंगे, X प्लस Y प्लस A/2 माइनस ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और ये अपने पास फाइनल आंसर मिल जाएगा हमको किसका, लेटेस्ट एनर्जी का। तो इसके बेस पर हम बेटा और भी क्वेश्चन बता सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, आप जब मॉडल सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेटा। इसके बेस पर आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है, और बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में भी हमने देखा।